हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट मैनेजमेंट क्रैश कोर्स के लेक्चर 1 के टॉपिक को, जिसका नेम है फेयोल एंड टेलर्स कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा माना जाता है कि मैनेजमेंट फील्ड का जो एग्जिस्टेंस है या मैनेजमेंट फील्ड जो स्टार्ट हुई है वो कुछ थ्योरीज के बेसिस पे हुई है। कुछ थ्योरिस्ट ने क्लासिकल एरा में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दिए थे जिसको बेस बनाकर वह उस टाइम के जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उस टाइम के जो बिजनेसमैन थे, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को अप्लाई करते थे। मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, और अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो हम ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से करेंगे। यूनिट 1 का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एंड थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट थ्योरीज। उसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेनरी फ्योल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर की थ्योरीज से। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दिया, हेनरी फ्योल ने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दिया, और उसके साथ कुछ प्रिंसिपल्स दिए जिसके थ्रू उन्होंने अपने अपने नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को डिफाइन किया और आगे के लिए कुछ लर्निंग्स दूसरे जो फिलोसोफर्स थे उनको प्रोवाइड की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक। एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो थ्योरी दी उसका नाम था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। इसके अंदर वो कहते हैं कि साइंटिफिकली आप जब साइंटिफिक टेक्निक्स एंड टूल्स को यूज करते हो, जब मैनेजमेंट को अप्लाई करते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज कॉल्ड द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट का सिर्फ इतना मतलब नहीं होता है कि आप साइंटिफिक तरीके से एप्लीकेशन करोगे तो वो मैनेजमेंट है। इसमें उन्होंने एक बात और बोली है कि आपको अपनी इंट्यूशन, आपको अपने एक्सपीरियंस, आपको अपनी थॉट प्रोसेस को बिलीव नहीं करना है। आपको डिसीजन मेकिंग के लिए सिर्फ उस साइंटिफिक रिजल्ट का बिलीव करना है जो कि किसी भी एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करते हुए जनरेट होगा। जैसे अगर मुझे कोई भी प्रोडक्टिविटी अपने ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए और उसके लिए मैं कोई भी डिसीजन मेकिंग ले रही हूँ, तो साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करते हुए ही मैं ये डिसाइड करूंगी कि वो प्रोडक्टिविटी कैसे जनरेट होगी। इसके लिए उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, आइए वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। फर्स्ट प्रिंसिपल उन्होंने दिया है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मीनिंग है कि आप साइंस पे भरोसा करो, ना कि रूल ऑफ थंब पे। रूल ऑफ थंब का मीनिंग होता है कि आप कहीं पर भी कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं, आप सिर्फ वहां पे अंगूठा लगा दे रहे हैं। जैसे पहले के लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं थी, वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो उनको सिग्नेचर तक करते नहीं आता था, सिर्फ जहां बोला वहां अंगूठा लगा देंगे और काम आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने बोला कि आपको रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करना है। हम सब लोग बहुत एक तरह से एजुकेटेड हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम में वर्क कर रहे हैं। तो साइंस का क्या यूटिलाइजेशन है, साइंस का क्या एप्लीकेशन है मैनेजमेंट को अप्लाई करने में, वो आप सबको याद होना चाहिए, और उसी टूल्स एंड टेक्निक को यूज करके हम मैनेजमेंट को अप्लाई करेंगे। उसके बाद में सेकेंड प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मीन्स कि डिस्कॉर्ड मीन्स होता है जहां कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जहां पर डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, जहां पर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और जहां पर भी जिस भी वर्किंग एनवायरनमेंट में ये सब चीजें प्रेजेंट होंगी, प्रोडक्टिविटी वहां पर नहीं हो सकती है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर का ये कहना था कि आपको हार्मोनियस काम करना है, मतलब मिलजुल के काम करना है। किसी के साथ में भी अगर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आपको ट्राई करना है कि वो चीज जितनी जल्दी रिजॉल्व हो जाए। एक मतभेद होता है और एक मनभेद होता है, तो मे बी कि आपके अपने कलीग से डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, दैट विल बी ओके, बट आपका किसी के साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जो आपके काम पर इम्पैक्ट करे। इसलिए उन्होंने बोला कि सबके साथ आपको रिलेशन जो है वो अच्छे से बना के चलना है। इसी का हम अगर एक्सपेंशन की बात करें तो ये थर्ड प्रिंसिपल है, जिसको एक्सपांशन के रूप में भी हम कंसिडर करते हैं कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। हार्मनी और डिस्कॉर्ड को ही एक्सपांड प्रिंसिपल में हम बोल सकते हैं कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। डिस्कॉर्ड या कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब हम पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं और जनरल इंटरेस्ट के बारे में कम सोचते हैं। तो यहाँ पर भी यही बोला है थर्ड वाले प्रिंसिपल में कि आप खुद के बारे में मत सोचो। इंडिविजुअलिज्म पे जितना फोकस करेंगे उतना ज्यादा चीजें बिगड़ेंगी। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में टीम की तरह काम कर रहे हैं तो आपको सबको साथ में लेकर कोऑपरेट कर कर कोऑर्डिनेट कर कर ही चीजों को एग्जीक्यूट करना होगा। तो ये थर्ड पॉइंट हमारा कहता है कि कोऑपरेशन होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, ना कि इंडिविजुअलिज्म की थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स
टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पे बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए वर्कर्स का उनके ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी के लिए। हम साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करके प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेंगे, हम कोशिश करेंगे, हम ये इंश्योर करेंगे कि हार्मोनियस जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट हो, कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से लोग काम करें। उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स, हेड्स, ओनर्स, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने इंडिविजुअल को, आप अपने एम्प्लॉय को इतना चांस दें, इस तरह से उनको डेवलप करने की अपॉर्चुनिटीज दें जिसके थ्रू वो अच्छे से इफिशिएंट काम कर सके, उनको वो डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट ना हो, वो डिमोटिवेट ना हो, और जो भी आप टास्क दो उसको बहुत अच्छे से असाइन करके वो कंप्लीट कर सके। तो these are the four core principles of scientific management. Scientific tools and techniques के through when you will use the management in any organization, then you will definitely get the result according to your expectation. So that is what management according to F.W. Taylor. अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हेनरी फ्योल ने क्यों 4 को 14 प्रिंसिपल्स में कन्वर्ट किया और साइंटिफिक मैनेजमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में कन्वर्ट किया। क्लासिकल थ्योरी के ही ये दोनों थ्योरिस्ट हैं, फर्स्ट F.W. टेलर एंड सेकेंड है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने जो थ्योरी दी थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी दी थी। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में उन्होंने ऐसा बोला कि आप सिर्फ एक साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक को यूज करके प्रोडक्टिविटी पर ही फोकस करेंगे तो वो बहुत स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की प्रोडक्टिविटी की बात होती है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक डिपार्टमेंट की प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के बारे में नहीं सोच सकते। तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए इन्होंने कुछ और एड ऑन किया। इन्होंने एड ऑन किया कि जो 4 प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट में दिए गए हैं वो बहुत ओवरऑल है, वो बहुत ज्यादा ओवरव्यू है उसका, आपको उसको थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा और फिल्टर करना पड़ेगा और उसको जूम करना पड़ेगा। और जब उन्होंने उस 4 प्रिंसिपल्स को बहुत थॉरोली लर्न किया, बहुत थॉरोली स्टडी किया, तो उन्होंने उस 4 प्रिंसिपल्स को कन्वर्ट करके कितने प्रिंसिपल्स में जनरेट किया है? 14 प्रिंसिपल्स में जनरेट किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इंश्योरिंग द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। इसमें एक डिपार्टमेंट की बात नहीं हो रही है, इसमें ओवरऑल जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितना एडमिन काम होता है, जितना डेली बेसिस पे ऑपरेशंस होते हैं, सब चीज के लिए ये प्रिंसिपल्स यूजफुल है। तो चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, जहाँ काम को आप पहले, एक बहुत बड़ा कोई काम है, एक गोल है जिसको आप छोटे छोटे काम में, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करेंगे और उसको असाइन करेंगे। जब आप उनको असाइन कर दोगे अपने एम्प्लॉयज को, तो उनको पता रहेगा कि उनको कौन सा पार्ट ऑफ वर्क जो है या कौन सा पार्ट ऑफ टास्क है जो कंप्लीट करना है। जब उन्हें वो इजिली कंप्लीट कर पाएंगे तो आपका पहला प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई होता है। सेकेंड है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए एंड आर मीन्स कि ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी असाइंड साइमल्टेनियसली। आप किसी को ऑथराइज कर रहे हो किसी चीज के लिए, तो यू शुड गिव देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, एंड इफ यू आर गिविंग देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल दैट टास्क, तो आपको उसको उतना ऑथराइज भी करना पड़ेगा उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। थर्ड इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मैनेजर हैं, आप एम्प्लॉयज हैं, आपको इंश्योर करना होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन हो। कोई काम अगर किसी पेस पर हो रहा है, किसी एक सर्टेन अमाउंट में हो रहा है, तो वो उतने ही अमाउंट में कंटिन्यू हो, ये चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दीज टू आर वेरी कंफ्यूजिंग समटाइम्स कि यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या मीनिंग होता है। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मीनिंग होता है कि जब हम कोई एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लें और एक ही सुपीरियर की बात मान के उस काम को करें। अगर आपके सुपीरियर्स में 2 सुपीरियर्स या 3 सुपीरियर्स है जिनसे आपको कमांड मिल रहा है, आपको ऑर्डर मिल रहा है और अब आपको उसको फुलफिल करना है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। वो थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि आप किसका टास्क पूरा करेंगे और किसका नहीं। तो इन्होंने बोला है हेनरी फ्योल ने कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, एक सुपीरियर के अंडर एक सबऑर्डिनेट और एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक सुपीरियर होना चाहिए जो उसको एकदम लीनियंस से टास्क दे, लीनियरिटी से टास्क दे, और वही लीनियर रिलेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब कि इंडिविजुअल के जो गोल्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो अलाइन होना चाहिए, दोनों के डायरेक्शन एक ही वे में मूव करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल के कुछ और गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ और गोल्स हैं, वहां पर कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ है, जो गोल्स है, उसको अचीव करने में कहीं प्रॉब्लम आ सकती है।
सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट, ये हमने थोड़ी सी बात इसकी साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी की थी कि आपको अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को साइडलाइन करते हुए पहले ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। कभी अगर आपको लगता है कि आज डिले हो रहा है और आपको घर पहुंचना था, तो आप कहीं कहीं एडजस्ट भी करेंगे कि ठीक है, आज हम अगर एक्स्ट्रा टाइम कंपनी को चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, तो हम ज़्यादा टाइम देंगे, लेकिन हमारा जो जनरल इंटरेस्ट है वो हमारा प्रायोरिटी पे होगा। इसके बाद है रेम्यूनरेशन। इफ यू आर अ मैनेजर ऑफ, इफ यू आर एचआर मैनेजर एंड यू आर मैनेजिंग द रेम्यूनरेशन, देन यू हैव टू बी वेरी इक्विटेबल, यू हैव टू गिव द फेयर रेम्यूनरेशन टू ऑल द एम्प्लॉयज। आपको वो फेयरनेस जो है वो मेंटेन करना जरूरी है। आप कहीं भी ये नहीं कर सकते हो कि आपका कोई फेवरेट है या कहीं बायसनेस आ गई, तो आपने एक को अच्छा टास्क दिया तो उसको अच्छा रेम्यूनरेशन दे दिया, किसी को टास्क ही नहीं मिला तो उसको रेम्यूनरेशन भी नहीं मिला। आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वल वे में आपको उनको रेम्यूनरेट करना पड़ेगा। इट मीन्स फेयर वे में करना पड़ेगा। डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग होता है जहां पर एक पर्सन के पास अथॉरिटी होती है और वो पूरी टीम को हैंडल करते हैं। इसी के साथ एक डिसेंट्रलाइजेशन भी होता है जहां पर आप सारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो सारी एम्प्लॉयज को दे देते हैं। तो उन्होंने बोला है कि इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जब लगे सेंट्रलाइजेशन की जरूरत है तब आप सेंट्रलाइज कर सकते, जब कहीं लगे कि आपको डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करना चाहिए, एम्प्लॉयज के ऊपर भी आपको ट्रस्ट करके उनको कुछ वर्किंग्स असाइन करनी चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। स्केलर चेन, स्केलर चेन एक इस टाइप का चेन है जहां पर आप इंडिविजुअल्स अगर हैं, आप लेवल बाय लेवल हैं, तो आप उस लेवल को फॉलो करेंगे, आप उस हायरार्की को फॉलो करेंगे, आप उसे किसी भी सिचुएशन में ब्रेक नहीं करेंगे। बट इन द इमरजेंसी, इन द केस ऑफ इमरजेंसी, आपको कभी लगा कि मुझे डायरेक्ट हेड से बात करनी है, तो उसके लिए स्केलर चेन में हेनरी फ्योल ने एक एक्सेप्शन दिया है, उसका नाम है गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक एक ऐसा रूल है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके ही थ्रू अगर आपके पास इमरजेंसी और आपको अपने हेड को रिपोर्ट करना है बाईपासिंग ऑल द लेवल्स, तब आप इस एक्सेप्शन का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल वर्किंग में आपको स्केलर चेन का ही यूज करना पड़ेगा। उसके बाद है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब कि आपको कोई काम है, कोई चीज दी हुई है, तो वो ऑर्डर वाइज होगी। जैसे हम हमारे घर में भी देखते हैं, अगर हम कोई चीज अरेंज करके रखते हैं तो एक ऑर्डर में करते हैं ताकि हमको इजीली एक्सेसिबल हो जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी जिस पर्सन जो जहाँ बैठता है वो वहीं बैठे, उसे जो टास्क जो काम असाइन हुआ उसको सब चीज रिलेटेड रिसोर्सेज वहीं के वहीं अवेलेबल हो जाए। इक्विटी मीन्स इक्वालिटी, इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू फेयरनेस, तो फेयरनेस से आप इक्वालिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो इक्विटी होता है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, मतलब कि जल्द से जल्द आप सोचते हैं कि हम बहुत जल्दी टर्मिनेट कर देंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयज का वर्किंग साइकिल जो है, वर्किंग लाइफ साइकिल आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितना लंबा होगा उतना आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन की इमेज पे डालता है अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन जल्द से जल्द जो है कंपनीज छोड़कर या कंपनी स्विच करते हैं, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। 13th प्रिंसिपल इनिशिएटिव, आपको वैल्यू करना है आपके एम्प्लॉयज की इनिशिएटिव की, उनके वो पॉजिटिव पॉइंट्स, अगर वो आपको कुछ भी आइडिया, कुछ भी ओपिनियन देते हैं तो आप उसे डिस्करेज नहीं करेंगे, आप उसे इनकरेज करेंगे, आप उस इनिशिएटिव की रिस्पेक्ट करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में। ये मोटिवेट करेगा आपके एम्प्लॉय को और एक्सटेंडेड वर्जन में सोचने के लिए और उस अकॉर्डिंग काम करने के लिए। लास्ट है एस्पिरिट दी क्रॉप्स। एस्पिरिट दी क्रॉप्स का मीनिंग होता है यूनिटी। आप यूनिटी में काम करेंगे, आप लोग सब एक टीम, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, तो आपको सबको जब जब जरूरत होगी मिलके काम करना पड़ेगा। अगर किसी एक पर्सन को रिक्वायरमेंट है तो आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, उसको हेल्प करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट योर पर्सनल इंटरेस्ट, बिकॉज यू हैव टू बी कोऑपरेटिव हियर। तो वो कोऑपरेशन, वो कोऑर्डिनेशन, वो यूनिटी को आपको मेंटेन करना होगा। तो ये 14 प्रिंसिपल्स थे हेनरी फ्योल के, जो उन्होंने समराइज करके ये लर्निंग दी कि मैनेजमेंट सिर्फ 4 प्रिंसिपल्स में बिलीव हो गया, 4 प्रिंसिपल्स में रोल होकर अप्लाई करने वाला जो है कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उतना ही टफ भी है। तो उसको ईजी तरीके से आप कैसे कर सकते हो प्रिंसिपल्स को बेस मान के। आई होप हेनरी फ्योल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर ने मैनेजमेंट को कंट्रीब्यूट करने के लिए जो प्रिंसिपल्स दिए और वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। आगे हम और थ्योरिस्ट की बात करेंगे, उसके अंदर ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी आएगी, आपकी ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आएगी, मैक्स वेबर ने, एल्टन मेयो ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है, वो सब हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही।
आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, जैसे एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फॉल के कुछ और कॉन्सेप्ट, उन्होंने तो बहुत कुछ दिया है कंट्रीब्यूशन का, आप चाहते हैं कि मैं और दूसरे कंट्रीब्यूशंस को भी एक्सप्लेन करूं, तो आप इस वीडियो के नीचे वाले कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा कौन सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है इस थ्योरी से रिलेटेड, मैं आपके लिए उसका वीडियो ज़रूर बना के लाऊंगी। आई होप ये समझ में आया होगा। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।